Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe it, and don't forget to press the bell icon. My dear students, this time I am going to discuss about a very important topic, that is the reserve capital and capital reserve. While we are talking about the meaning of reserve capital, then as you are seeing here, it is clearly given that specified portion of its uncalled share capital. Remember, specified portion of its uncalled share capital shall not be called except in the event of winding up of the company. लिसन, कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि कंपनी एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जिसमें अनकॉल्ड शेयर कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड। देखो, मैंने आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में अथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल को डिस्कस किया था। अगर हम कॉल्ड अप कैपिटल की बात करें, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको बनेगा, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, इट मीन्स कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके पहले वीडियो में। कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट। अगर हम कॉल्ड अप कैपिटल की बात करें तो इसकी मीनिंग ये थी कि जो कैपिटल शेयर होल्डर्स से कंपनी के डायरेक्टर कॉल करते हैं, मीन्स सच पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जिसको कंपनी के डायरेक्टर्स शेयर होल्डर से पेमेंट के लिए कहते हैं या शेयर होल्डर से कॉल करते हैं, हम उसे कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर पॉइंट आपको दिया कि स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इट्स अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, मीन्स जो शेयर कैपिटल अभी तक डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर से कॉल नहीं किया। सपोज दैट अगर कोई शेयर होल्डर 100 शेयर को परचेज किया हो, तो इस 100 शेयर्स पे अगर कंपनी ने केवल 90 शेयर पर ही मनी कॉल्ड की, 90 शेयर की ही वैल्यू को शेयर होल्डर से कंपनी के डायरेक्टर ने कॉल्ड किया, तो अभी जो 10 शेयर्स पर जो भी रेट होगा शेयर का, अगर जो टोटल अमाउंट बनती है कंपनी ने कॉल्ड नहीं किया, तो वही पोर्शन, देखो यहाँ पर पॉइंट दिया कि स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड शेयर कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मीन्स अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का वो पार्ट जिसे कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया, और ये तब तक कॉल ना करे जब तक कंपनी की सिचुएशन वाइंडिंग अप की ना हो जाए। तो अब आप देखो यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर करिएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कंपनी इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स क्रिएशन एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल। अगर कंपनी इस तरीके का रिजर्व कैपिटल मेंटेन करना चाहती है, कंपनी इफ़ वांट्स टू कॉल्ड अनकॉल्ड शेयर कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। अगर कंपनी ये सिचुएशन क्रिएट करना चाहे कि अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का वो पार्ट कंपनी तब तक कॉल्ड नहीं करेगी जब तक कंपनी वाइंडिंग अप की सिचुएशन में ना पहुँचे, तो इसके लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन और स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ ही साथ एक पॉइंट आप और क्लियर करिएगा, इट इज़ नॉट मैंडेटरी और कंपल्सरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल को बनाना कंपल्सरी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कंपनी एक्ट में है कि रिजर्व कैपिटल को क्रिएट किया ही जाए, ऐसा करना कंपनी के लिए कंपल्सरी नहीं है। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द डिज़ायर ऑफ द कंपनी एंड इट्स अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज known as capital reserve. Listen, point number 1 is the reserve capital and next one is the capital reserve. So now let's start with the reserves which are created out of capital profits. अब आपको मैं यहाँ पर एक पॉइंट बताना चाहूँगा, कैपिटल प्रॉफिट्स आप लोगों ने क्लास 11th में अकाउंटेंसी में पढ़ा हुआ है, आप लोगों को याद होगा कैपिटल प्रॉफिट्स, रेवेन्यू प्रॉफिट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था।
रेवेन्यू प्रॉफिट्स की अगर हम बात बोले तो आपका आंसर क्या होगा? द प्रॉफिट्स विच अर्नड बाय द कंपनीज with the day to days activities, means the profit earned by the company with its day to days operations or activities. लेकिन अगर हम कैपिटल प्रॉफिट्स की बात करें देन द प्रॉफिट्स विच मीन्स कंपनी नॉट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, मीन्स एक ऐसी प्रॉफिट जिसे कंपनी अपने नॉर्मल एक्टिविटी से अर्न ना करे. That's why as you are seeing here, reserves or capital reserves which are the created out of capital profits, and capital profits means which are not earned in the normal course of the business, means एक ऐसा रिजर्व जो बिजनेस अपने नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज से नहीं बल्कि कोई एक ऐसी एक्टिविटी, कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड हो उससे अर्न करे तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व बन जाता है. क्लियर? यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? देखो, रेवेन्यू रिजर्व मीन्स ऐसा रिजर्व जो कंपनी अपने डे टू डे एक्टिविटीज से होने वाली प्रॉफिट से, जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर बिजनेस स्टेशनरी का हो तो उस बिजनेस पे क्या होगा, उस बिजनेस प्लेस पे क्या होगा, शॉपकीपर स्टेशनरी के आइटम को पर डे परचेज और सेल करेगा. उस परचेजिंग और सेलिंग से जो प्रॉफिट कंपनी को होगी या उस शॉपकीपर को, उस बिजनेसमैन को होगी, उसमें से अगर वो बिजनेसमैन कुछ प्रॉफिट बचा के रखे तो इसे हम लोग रेवेन्यू नेचर की प्रॉफिट बोलेंगे. लेकिन अगर बिजनेस मेरा स्टेशनरी का हो और वो जो शॉपकीपर है कोई एसेट्स, चाहे वो फर्नीचर ले लें हम या उसके अलावा और कोई भी एसेट्स ले लें जो उस बिजनेसमैन ने सेल किया और उस पर अगर कुछ प्रॉफिट हो रही हो तो उस प्रॉफिट में से अगर रिजर्व मेंटेन करने की बात की जाए तो हम उसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं. ओके, दिस पॉइंट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व इन द अकाउंटिंग. सो नाउ कंसिडर दिस लाइन, रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स. जो भी रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट्स से क्रिएट किया जाएगा वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट्स बोला जाएगा, कैपिटल रिजर्व बोला जाएगा. एंड कैपिटल प्रॉफिट्स मीन्स विच आर नॉट अर्नड इन द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, जो कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ से क्रिएट नहीं किया जाता है बिजनेस में. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोग क्लियर कीजिएगा, लास्ट लाइन विच यू आर सीइंग हियर, दैट दीज रिजर्व्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स. डिविडेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था, व्हेन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स द सरप्लस प्रॉफिट among its shareholders. Surplus profit earned by the company, if distributed among its shareholders, then that is distribution is known as dividend. That the distribution of surplus profit among the shareholders known as dividend. अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कैपिटल रिजर्व होगा कंपनी का, जो कंपनी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से रिजर्व मेंटेन करेगी, फिक्स्ड एसेट्स के सेल करने से अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट होती है ज़्यादा, उसमें से कंपनी रिजर्व मेंटेन करती है, तो ऐसे रिजर्व से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड नहीं करेगी. मींस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल रिजर्व से कंपनी नहीं करेगी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज related with the examples. Now I am giving you some examples related with the capital reserve. Now consider first point, as you are looking here, premium on issue of shares and debentures. पहले आप प्रीमियम की मीनिंग समझ लो. अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10, और अगर कोई कंपनी 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू रख रहा हो, 10 रुपीज़ की मीनिंग पहले आप ये समझ लो कि कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ हो, और अगर कंपनी ने 100 शेयर लॉन्च किया और अगर किसी बंदे ने ये 100 शेयर परचेज किया, तो इसके कहने का मतलब ये हो गया कि वो कंपनी में कितनी अमाउंट डिपॉजिट करेगा या कंपनी को कितनी अमाउंट वो देगा, 1000. क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट यूज कर रहा हूँ मैं, आप समझने की कोशिश करिएगा. फर्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर एट पार.
एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम. प्रीमियम मीन्स more than the face value. Suppose that 10 rupees is the face value of any share and company is issuing its a share at rupees 12 means 10 rupees plus 2 rupees. तो ये जो 2 rupees आप देख पा रहे हो, जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट आप पा रहे हो, दिस इज कंसिडर्ड एज द प्रीमियम. देखो जब हम शेयर चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे 3 कंडीशन आपकी क्रिएट होती है, लेकिन आज के डेट में डिस्काउंट आपको नहीं पढ़ना है. फर्स्ट पॉइंट आप केयर करो, इश्यू ऑफ शेयर एट पार. इट मीन्स 10 रुपीज़ का अगर शेयर हो, 100 रुपीज़ का शेयर हो, तो उसे 10 या 100 रुपीज़ में ही सेल करना, इसे हम लोग बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार और इश्यू ऑफ शेयर एट फेस वैल्यू. अब एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, 10 रुपीज़ का शेयर हो और उसको अगर कंपनी 12 रुपीज़ पर शेयर को इश्यू करे, इट मीन्स ये जो कंडीशन हमारी बनेगी, इट इज़ नोन एज इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम. ओके, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम. अब अगर आप देखो तो यहाँ पे जो ये 2 रुपीज़ हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, दिस इज कंसिडर्ड एज द प्रीमियम अमाउंट. तो एग्जांपल हमारा क्या है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स. अब देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लो 100 शेयर आपने किसी कंपनी के परचेज किए और 10 रुपीज़ के रेट से, तो आप कंपनी को कितनी अमाउंट पे कर रहे हो, 1000 रुपीज़. लेकिन अगर वहीं पर आप 100 शेयर को परचेज कर रहे हो और यहाँ पर रेट कितना हो जा रहा है, 12 रुपीज़. केयर करिएगा, ये प्रीमियम का केस हो गया. तो अब आप कंपनी को कितनी अमाउंट पे करोगे, 1200, नो डाउट. अब आप इन दोनों अमाउंट को देखो, 1200 और 1000, जो ये 200 का डिफरेंस आपको दिख रहा है, दिस 200 इज कंसिडर्ड एज द प्रीमियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी. एक चीज़ आप लोग यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा कि प्रीमियम पे कोई कंपनी अपने शेयर को तभी इशू कर सकती है जब कंपनी की गुडविल अच्छी हो. न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू नहीं करती. कोई कंपनी जिसका मार्केट वैल्यू अच्छा है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, तभी तो लोग उसके शेयर को फेस वैल्यू से ज़्यादा पे लेने के लिए तैयार होंगे. तो यहाँ पर देखो, अगर प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कोई भी शेयर कंपनी का या डिवेंचर अगर प्रीमियम पर इशू हुआ है और वो प्रीमियम के अमाउंट से अगर कुछ अमाउंट रिजर्व रख लिया जाए, तो हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ योर पॉइंट नंबर 2 एंड इट इज़ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. आप देखो, आप लोग इस केस से अच्छी तरीके से फेमिलियर हो. अगर मैं बोलूँ कि फिक्स्ड एसेट्स मीन्स, तो आप लोगों को क्लियर है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स. अगर फिक्स्ड एसेट की सेलिंग हो और उस पर प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट में से अगर कंपनी कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखे, तो वो रिजर्व हमारा कैपिटल रिजर्व बोला जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ रिलेटेड विद द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. आप लोग अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके आ रहे हो, आप लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया. अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रही हो और उस प्रॉफिट से अगर कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखा जाए, देन दैट इज कंसिडर्ड एज ए कैपिटल रिजर्व. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. यहाँ पर आप रिडम्पशन की मीनिंग समझ लो पहले, रीपेमेंट. अब अगर मैं आपको बोलूँ प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, सो डिवेंचर्स आर हियर एज द लोन अमाउंट. अब अगर आपने डिवेंचर इशू करके कंपनी में लोन अमाउंट या फंड कलेक्ट किया है, तो जब आप उस डिवेंचर होल्डर्स को, जिसको हम लोग क्रेडिटर्स ट्रीट करेंगे, जब आप उसको एज अ कंपनी पेड करते हो और उस पेमेंट पर मीन्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू द डिवेंचर होल्डर्स, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और द रिडम्पशन, रिडम्पशन की मीनिंग हो जाएगी आपकी रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स. अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो डिवेंचर होल्डर्स को और उस रीपेमेंट पे प्रॉफिट हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको जो प्रॉफिट अर्न होगी, सो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व. Okay, now come to the next point, profit on forfeiture and reissue of shares.
देखो अभी हम लोग शेयर चैप्टर में फॉरफीचर और री इश्यू के केस को पढ़ेंगे। अगर हम फॉरफीचर की मीनिंग आपको बताएं तो फॉरफीचर की मीनिंग यहाँ पर ये होगी कि जब कंपनी को कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता, मीन्स जितने शेयर को परचेज किया है अगर उस शेयर की वैल्यू जो बन रही है अगर कंपनी को शेयर होल्डर पेड ना करे, बार बार रिमाइंड कराने के बाद भी, तो कंपनी उस शेयर होल्डर्स को दिए गए शेयर को जब्त कर लेती है, वापस ले लेती है, फॉरफीट कर लेती है, और जो भी अमाउंट शेयर होल्डर एज ए डाउन पेमेंट किया होता है वो सारी की सारी अमाउंट कंपनी जब्त कर लेती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर। और जब कंपनी उसी फॉरफीटेड शेयर को री इशू कर दे दूसरे शेयर होल्डर्स को, दूसरे जनरल पब्लिक को, तो ये कंडीशन हमारी री इशू ऑफ शेयर्स की बोली जाती है। और अगर इस कंडीशन में कंपनी को प्रॉफिट हो रही है तो वो प्रॉफिट भी हमारा कैपिटल रिजर्व का एग्जाम्पल बनता है। ओके, अभी हम लोग इसी चैप्टर में जर्नल एंट्रीज रिलेटेड विद द फॉरफीचर एंड रिलेटेड विद द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स डिस्कस करेंगे, और ये सारी चीज़ें अभी इस चैप्टर में हमको आगे मिलेंगी। ओके, सो नाउ these all related with the examples of capital reserve. I hope that this video is helpful for your better understanding about the difference between capital reserve and reserve capital along with examples. Thank you so much for watching this video.